हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। तो आज की वीडियो में हमने एक प्रश्नावली 13वीं प्रश्नावली के बारे में पूरा लगभग 13वीं प्रश्नावली सारी करनी है। इंपॉर्टेंट सारे सभी क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। 13वीं प्रश्नावली की सभी प्रमेय करेंगे। तो 13वीं प्रश्नावली वृत्त है, वृत्त के बारे में सभी कुछ हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे से पूरी वीडियो देखते हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करते, तो इस वीडियो से आप 13वीं प्रश्नावली वृत्त टॉपिक अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए हम वृत्त टॉपिक करते हैं। तो वृत्त के बारे में यह है वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है एक समतलीय आकृति। वृत्त है एक समतलीय आकृति। समतलीय आकृति होता है वृत्त। एक होता है समतल में बनाई गई आकृति, कोरी गई आकृति। जैसे ये बोर्ड एक समतल एरिया है, इसके ऊपर हमने वृत्त बना दिया। ये एक समतलीय आकृति है वृत्त। ये हो गया वृत्त हो गया। अब जो वृत्त है वो किसी समतल को कितने भागों में बांटता है? ये भी एक सवाल हो गया, प्रश्न हो गया। वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। 3 भागों में बांटता है। वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। 3 कौन कौन से भाग हो गए? तो 3 भागों में बांटता है। वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। नंबर 1 हो गया वृत्त के अंदर का भाग, अभ्यंतर। अंदर का भाग, ये जो समतल है हमारा पूरा बोर्ड, इसके वृत्त बना हुआ है। वृत्त के अंदर का भाग, एक खुद ये परिधि मतलब वृत्त हो गया, और एक ये बाहर का पूरा एरिया, वृत्त के इस गोले को छोड़ते हुए बाहर का पूरा एरिया, बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग। तो वृत्त किसी समतल को 3 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त एक समतलीय आकृति है और 3 बराबर भागों में बांटता है। किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। एक वृत्त के अंदर का भाग, एक वृत्त हो गया, और एक बाहर का भाग हो गया। तो वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। अब वृत्त की स्पर्श रेखा की बात कर लें अपन। तो ये एक वृत्त है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा क्या है? जो वृत्त को स्पर्श करती, बाह्य स्पर्श करती हुई गुजरती है, निकलती है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। ये होगी स्पर्श रेखा। जो बाहर स्पर्श करती हुई निकलती है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जिस बिंदु पर ये वृत्त को स्पर्श करती है, या यूँ कह लें, ये प्रश्न कई बार आया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब दोनों का जो एक ही बिंदु जहाँ पे दोनों मिलते हैं, वृत्त और स्पर्श रेखा जहाँ पे मिलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये होता है स्पर्श बिंदु। उसके बाद अब वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श बिंदु है, तो इसको केंद्र से मिलाएंगे स्पर्श बिंदु को, तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 का। लंब का मतलब है जहाँ पे दोनों मिलती हैं वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 का। अब किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? जैसे मान लीजिए ये वृत्त है हमारा, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? तो हम यहाँ स्पर्श रेखाएँ खींचेंगे इस वृत्त पर, तो स्पर्श रेखाएँ कितनी हो जाएंगी? देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से खींचते जाएंगे। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं? तो हम लिखेंगे अनेक अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएँ।
अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये प्रश्न कई बार आया है, 1 नंबर का प्रश्न आता है ये। तो यदि हम इसका लिखते हैं अनंत, तो अनंत का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाली, मतलब वृत्त की सीमा ख़त्म ही नहीं होगी, वृत्त की परिधि ख़त्म ही नहीं होगी, लगातार स्पर्श रेखाएं खींचते जाएंगे हम। लेकिन वृत्त की कोई ना कोई तो सीमा होती है, इसलिए इसका उत्तर जो आंसर सही है वो है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब कोई ना कोई सीमा है इसकी, कहीं ना कहीं स्पर्श रेखाएं बंद हो जाएंगी, तो अनेक शब्द आएगा इसके लिए। तो 3 प्रश्न बनते हैं हमारे कि वृत्त क्या है। वृत्त एक समतलीय आकृति है। तो वृत्त किसी समतल के ऊपर, जिस समतल के ऊपर बनाते हैं इसको, तो उस समतल को वृत्त कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। वृत्त के अंदर का अभ्यंतर खुद वृत्त, ये जो परिधि है, उसके बाद पूरा बाहर का जो एरिया बचा हुआ है वो बहिर्भाग हो गया। 3 भागों में बांटता है। उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर बाह्य स्पर्श करते हुए गुजरती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार अब हम प्रमेय करेंगे। अब हमारा प्रमेय है उदाहरण 2 में, 13वीं प्रश्नावली के उदाहरण 2 में ये प्रमेय दिया हुआ है 2 सकेंद्रीय वृत्तों। 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र एक ही होता है, सकेंद्रीय वृत्त। तो वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, तो सबसे पहले हम बनाते हैं बड़ा वृत्त बनाते हैं। तो हमने 2 सकेंद्रीय वृत्तों में एक बड़ा वृत्त बना दिया। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो एक छोटा वृत्त भी बना दिया हमने। छोटा वृत्त बनाते हैं अपने। ये 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं ये, जिनका केंद्र एक ही है। तो एक ही केंद्र के 2 वृत्त हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। प्रकार यही रखी है हमने, ये प्रकार कम खोली है, ये प्रकार अधिक खोली है। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गए ये 2 सकेंद्रीय वृत्त। इनका केंद्र क्या है? O है, नाम दे दिया इनको केंद्र को। तो अब 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़ा जो ब्लू वृत्त है इसकी जीवा, इसके अंदर जीवा है। जीवा जो वृत्त को ऐसे, जीवा क्या होती है? जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर अंतः स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखो परिधि पर, यहाँ इस बिंदु पर और इस बिंदु पर कर रही है ना। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? ऐसे चलती जाएगी जीवा, जो मर्जी बनाओ। यहाँ जीवा क्या आ गई? सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। तो ये छोटी जीवा है, ठीक है। तो वृत्त के व्यास को सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बड़े वृत्त की जीवा, ये होगी बड़े वृत्त की जीवा होगी, जिसको हमने नाम दे दिया AB। सवाल के हिसाब से चल रहे हैं, अपने प्रमेय के हिसाब से चल रहे हैं। तो बड़े वृत्त की जीवा जिसको हमने AB नाम दे दिया, ये लिखा है उसने। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका एक ही केंद्र है। वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, तो हमने बड़े वृत्त की जीवा बना दी, ये उन्होंने दे रखा है ना। उसके बाद बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है? देख लो आप, छोटे वृत्त को क्या कर रही है? क्या कर रही है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है ना। उसके अंदर से जा रही है छोटे के? नहीं, बाहर स्पर्श करते हुए जा रही है। और वृत्त को जब कोई रेखा बाहर स्पर्श करते हुए निकलती है उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं ना। जो वृत्त को बाहर से टच करते हुए निकलती है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं, यही होता है ना। तो ये है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े की जीवा है और छोटे की स्पर्श रेखा है, यही लिखा है हमने। जो छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है, मतलब छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये रहा। अब हमने सिद्ध क्या करना है? तो स्पर्श बिंदु, ये रहा स्पर्श बिंदु, यहाँ पे जहाँ पे छोटे वृत्त को ये स्पर्श कर रही है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो उसको हमने P से अंकित कर दिया P से। तो स्पर्श बिंदु उस जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। स्पर्श बिंदु उस जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब समान 2 भागों में बांटता है। कहने का अर्थ है ये दोनों भाग है ना, जो यहाँ स्पर्श बिंदु है, तो ये जो दोनों भाग हैं ये आपस में क्या है? बराबर है, समान है। स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु P
जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, इसका अर्थ है समद्विभाजित का। जीवा है ना ए बी, उसके दो बराबर भाग करता है, ये हमने सिद्ध करना है। करता है हमें पता है, नियम हमें पता है ये, लेकिन ये हमने सिद्ध करके बताना है उनको। तो दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब क्या सिद्ध करना है, ए पी बराबर बी पी, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। यहाँ तक क्लियर है, जो दिया हुआ है जो सिद्ध करना है सब क्लियर है। तो अपने लिख देते हैं यहाँ पे, दिया है केंद्र ओ के दो सकेंद्री वृत्त, ये दे रखा है ना कि केंद्र ओ के दो सकेंद्री वृत्त हैं, दिया हुआ है। और साथ में क्या दिया हुआ है, ए बी जीवा, क्या दिया हुआ है, ए बी क्या है, जीवा है। सिद्ध क्या करना है, देखो ये चीज़ें मैं सारी बताई हैं, मैंने आपको ये सारे मान बताए हैं। सिद्ध करना है, क्या बताया आपको, क्या सिद्ध करना है, ए पी बराबर है पी बी, ए पी बराबर है पी बी, बी पी लिख दो बराबर है। यही सिद्ध करना बताया ना आपको कि हमने ये सिद्ध करना है, साबित करना है कि ए पी बराबर है पी बी। ये जो स्पर्श बिंदु है ना पी, इसके कारण ए बी रेखाखंड के दो बराबर भाग हो जाएंगे, ए पी भाग और बी पी भाग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमने सिद्ध करके बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके लिए हम रचना क्या करेंगे, रचना हम करेंगे इसके लिए रचना, इसकी रचना हो जाएगी, ए को ओ को ए से मिलाएंगे हम, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिला दिया हमने, वह ओ को किससे मिला देते हैं, पी से, मतलब तीनों त्रिज्याएं मिला दी हमने, तीनों त्रिज्याएं। ओ ए किसकी त्रिज्या है, बड़े वृत्त की, ओ बी किसकी त्रिज्या है, बड़े वृत्त की, और ओ पी किसकी त्रिज्या है, छोटे वृत्त की। तीनों त्रिज्याएं मिलाई ना अपनों ने, ओ पी को मिलाया, मिलाते ही हमारे पास क्या स्थिति बन गई, क्या कंडीशन है हमारे पास। अब ये कंडीशन है, जैसे ही हमने त्रिज्याओं को मिला दिया, तीनों को, केंद्र को बाहर जो बिंदु हैं उनसे मिला दिया, तीनों त्रिज्याएं बन गई, एक छोटे वृत्त की त्रिज्या और दो बड़े वृत्त की त्रिज्या बन गई। जैसे ही मिला दिया हमने, तो हमारे पास ये स्थिति बन गई कि दो त्रिभुज बन गए, हमारे पास बन गए ना दो त्रिभुज। अब जो हमने सिद्ध करना है वो इन त्रिभुजों का क्या है, ये जो दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, तीन भुजाओं की आकृति त्रिभुज ही होती है, ये जो दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, हमने जो सिद्ध करना है वो इन त्रिभुजों का क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या है, ए पी इधर वाला त्रिभुज है ना, ओ पी ए, इसकी एक भुजा है, और बी पी दूसरे त्रिभुज ओ पी बी की भुजा है। तो दो त्रिभुजों की, ये जो दो त्रिभुज बने हैं, इनकी दो त्रिभुजों की भुजाएं बराबर करनी है हमने, संगत भुजा क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। अब जैसे ही किसी आकृति में दो त्रिभुज बने और उनकी संगत भुजा बराबर करनी हो, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है, जैसे पिछली पर में बताया था आपको कि उन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होता है, सर्वांग सम। क्या करना होता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल सेम बनाना होता है, तीन शर्त पूरी करनी होती है, तो उसका अर्थ होता है, सर्वांग सम का अर्थ होता है दोनों त्रिभुज बिल्कुल सेम है, इनका परिमाप, इनका क्षेत्रफल, आकार सेम है, ठीक है ना, सर्वांग सम का अर्थ होता है। और सर्वांग सम के लिए चार नियम होते हैं, ठीक है, कि तीनों भुजाएं बराबर कर दो, अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो सर्वांग सम, दो भुजाएं और उनके अंदर का कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग सम, समकोण, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं, इनमें तीन शर्तें कौन सी पूरी होती हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और यदि ये सर्वांग सम हो गए तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर, सवाल सिद्ध हो जाएगा। अब देखो हम इसको करते हैं, यहाँ हम करेंगे, दो त्रिभुज हैं, साफ देखो आप लिखे हुए हैं, नाम बताओ कौन कौन से त्रिभुज हैं। त्रिभुज ओ पी ए व एक बार ये त्रिभुज लिखने से पहले हम चलो लिख लेते हैं, अपने प्रमेय लिखनी जरूरी थी तो वो आगे लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो ओ पी ए व त्रिभुज
ओ पी बी में। दोनों त्रिभुजों में देखो, अब दोनों त्रिभुजों में 3 शर्त पूरी करनी है हमने। अगर हो जाए तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना हमने। अब देख लेते हैं अगर होता है तो देखते हैं हम। इस त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की OP और दूसरे की OP। देखो आप, पहले त्रिभुज की OP, दूसरे की OP। ये OP दोनों में क्या है? क्या है OP दोनों में? उभयनिष्ठ है, सांझी है, दीवार सांझी है। ये भुजा सांझी है दोनों त्रिभुजों की, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए बराबर है। इसलिए ये क्या है? तो जो जैसे 2 रूम हैं, 2 कमरे हैं, तो ये जिस कमरे में अपन पढ़ रहे हैं, ये और साथ वाले कमरे की कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? कौन सी दीवार उभयनिष्ठ है? ये वाली दीवार उभयनिष्ठ है ना। अगर उभयनिष्ठ है, दोनों की सांझी है, तो लंबाई में क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो इसलिए OP दोनों त्रिभुज क्यों क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब, इसका कारण लिख देते हैं। ये बराबर क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। कारण जरूर लिखना है, धक्के से बराबर नहीं करनी हमने, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखें, OP बराबर हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे कोण P और कोण P, दोनों में सेम है कोण P, लेकिन ये जो P है ये किसके द्वारा बन रहा है? इधर वाला जो P है ये किसके द्वारा बन रहा है? OP पर बन रहा है और A से बन रहा है। A से और O से बन रहा है ना ये कोण। P पर 2 कोण बन रहे हैं, एक इधर साइड में, एक इस साइड में। तो दोनों कोण अलग से बनेंगे। O से शुरू हुआ, P पर बना, A से शुरू हुआ, P पर बना। तो ये जो इधर वाला कोण है ये A और O से बन रहा है, तो इसको कोण को लिख देते हैं कोण OPA बराबर है कोण, इस साइड वाला कोण किससे बन रहा है? O, ये कोण बना O और A से, ये P पर बना O और B से। लेकिन दोनों अलग से बने हैं, लेकिन बने P पर हैं और दोनों क्या हैं? 90 डिग्री हैं, बराबर है। कारण 90 डिग्री क्यों है? अब हमें इसका कारण भी लिखना होगा। हमने तो लिख दिया 90 डिग्री है, लेकिन इसका कारण बताना होगा तो सही है। अगर कारण नहीं बताया तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो AB क्या है? स्पर्श रेखा है। यहाँ मैंने लिखा है AB जीवा है, लेकिन हमें ये सवाल बता रहा है बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। AB छोटे वृत्त की क्या है? तो इसका मतलब यहाँ छोटा वृत्त ही तो है, ये स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। इसलिए दोनों और कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ गए बात? कोई दिक्कत है तो बोलो आप। समझ गए बात? दोनों और कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कारण हमें पता चल गया, तो अब हम कारण लिख देंगे। कारण लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ लिख देते हैं, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब इसकी तीसरी शर्त देखते हैं। तो तीसरी शर्त हमने देखी तो ये आएगा, O को और A को देखेंगे। हमने देखा OA बराबर, फिर O को और किसको देखा? B को। यहाँ भी देखो क्रम से चल रहे हैं अपने। पहले 2 बिंदुओं को लिया था, यहाँ भी पहले 2 बिंदु, यहाँ भी बीच का कोण लिया था, यहाँ भी बीच का कोण बराबर था। कारण भी लिख दिया क्यों बराबर है। उसके बाद देखो, पहला O और A बिंदु को मिलाकर क्या बनता है? 2 बिंदु। O एक बिंदु है और A भी एक बिंदु है। O एक बिंदु है, A भी एक बिंदु है। इन दोनों को 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता होता है? रेखाखंड बनता होता है। तो इसका अर्थ हो गया सीधा सीधा OA रेखाखंड, OA भुजा, इधर OB भुजा, OB भुजा आपस में बराबर है, परस्पर क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? क्यों है इसका कारण? O से A और O से B दोनों भुजाएं बराबर क्यों है? कारण आप बताओ, क्या कारण है इसका? सर क्योंकि ना ये ना त्रिज्या है दोनों। हाँ, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दोनों एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। OA और OB दोनों बड़े वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर होगी। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज
ओ पी ए बराबर ओ पी बी, क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। कौन से नियम से हो गया? अब नियम देखो, वैसे तो हम आंखें बंद करके ये भी लगा सकते हैं, भुजा कोण भुजा, देखो ये भुजा है, फिर ये कौन है? ये क्या है? भुजा है। मतलब एक भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है दोनों का, फिर दूसरी भुजा बराबर है दोनों की। तो भुजा कोण भुजा नियम लगा सकते हैं, एस ए एस नियम। लेकिन इस कंडीशन में क्या लगेगा? क्योंकि ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है? तो फिर ये देखो कि इनमें से कोई जो बराबर भुजा है, इन दोनों में से जो बराबर भुजा है उनमें से कोई एक कर्ण है क्या? देखो कोई कर्ण है। 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है? ओ ए ओ बी, 90 के सामने वाली भुजा है ना। तो इसका मतलब इसमें कौन सा नियम लागू हो गया? सर्वांग सम होने के लिए आर एच एस नियम लागू हो गया। ठीक है, ये हो गए सर्वांग सम। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। अब हम यहाँ लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है। बराबर होती है तो अतः हम कह सकते हैं कि अब इसमें संगत भुजा कौन सी लेनी है हमने? ए पी बराबर है बी पी। तो बची हुई भुजा ए पी बराबर है बी पी। यही सिद्ध करना था ना हमने, यही सिद्ध करना था। तो जब भुजा बराबर सिद्ध करनी होना तो दोनों त्रिभुजों को क्या करना होता है? सर्वांग सम करना होता है। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है करने का। तो हमारा सवाल है जो अभी हमने प्रमेय किया उस पर आधारित है। दो सकेंद्रीय वृत्तों में, दो सकेंद्रीय वृत्त शब्द आ गया हमारे पास। जैसे ही आया तो हमने दो सकेंद्रीय वृत्त बना देने हैं। तो एक वृत्त बना दिया हमने, बना दिया एक वृत्त, और उसी केंद्र पर एक और वृत्त बना देते हैं हम। उसी केंद्र पर हम एक और वृत्त बना देते हैं। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों में उसी केंद्र पर हम एक और वृत्त बनाते हैं। तो एक और वृत्त बनाएंगे तो ये बन गया हमारे पास एक और वृत्त, एक और वृत्त बना देते हैं हम। ये हमारा एक और वृत्त है। ठीक है, अब दो सकेंद्रीय वृत्त हैं ये, जिनका केंद्र है O। अभी हमने ये क्या किया है? प्रमेय की है। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है और छोटे की क्या है? 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा हम बना देते हैं यहाँ, बड़े वृत्त की जीवा, जिसे हम ए बी बोल देते हैं, की लंबाई ज्ञात करनी है हमने। तो यहाँ दिया क्या हुआ है? सबसे पहले देखें आप, यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या मतलब R2 कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ज्ञात क्या करना है? ये लिखना है हमने, ज्ञात क्या करना है? जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब जीवा क्या है? ए बी की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें आकृति बना ली हमने जो दिया था, और बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या और जीवा ए बी की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो त्रिज्या लगाते हैं हम। बड़े की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ आ गई। छोटे की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ आ गई यहाँ पे। अब जैसे ही छोटे की त्रिज्या लगाई तो जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। तो जैसे ही स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलते हैं तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 का बनता है। और इसको लिखना पड़ता है, फिर हमें ये नियम लिखना पड़ेगा तो ही हम कोण शो करेंगे ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा उसी वृत्त की त्रिज्या पर, ये लिखना होता है, त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ये लिखते ही हम ये लिख सकते हैं, इसलिए कोण ओ
यहाँ P लगा दें, PA बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। लिख सकते हैं ना हम, ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। जहाँ पे स्पर्श रेखा, ये देखो AB स्पर्श रेखा है और OP क्या है, त्रिज्या है छोटे वृत्त की। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा AB है और त्रिज्या क्या है, OP है। दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नियम लिखना होगा हमने। जैसे ही मिलते नज़र आए तो ये नियम लिख देंगे और दोनों ओर का कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आगे बड़े आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर P कोण यहाँ 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका अर्थ हो गया त्रिभुज OPA समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं दे रखी हैं, एक और एक, दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है। तीसरी भुजा निकालनी है तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, मतलब आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। ये हो गया। अब कर्ण 90 के सामने कितना दे रखा है, यहाँ देख लें आप, 5 दे रखा है। 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने 5 दिया हुआ है। और लंब कितना दिया हुआ है, 3। आधार हमने ज्ञात करना है, AP ज्ञात कर लेते हैं। 5 की स्क्वायर क्या होता है, 25। 3 की स्क्वायर क्या होता है, 9। यहाँ प्लस का है, बराबर किधर आएगा, काय का हो जाएगा। यहाँ लिख दो साथ के साथ पक्षांतरण, साथ के साथ लिख दिए करो कि हम इधर ले आए, 3 की स्क्वायर 9 करके इधर ले आए। यहाँ प्लस का था, इधर आ किसका हो गया, माइनस का, बराबर AP का स्क्वायर बच गया। अब देखो 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16। यहाँ स्क्वायर हटानी है तो स्क्वायर हटाने को क्या बोलते हैं, वर्गमूल। स्क्वायर हटानी है तो उसके बोलते हैं वर्गमूल। करने पर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगी तो इसका वर्गमूल हो गया, बराबर क्या आ गया, AP। तो AP का मान कितना आ गया हमारे पास, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो AP का मान कितना आ गया हमारे पास, या लगा देते हैं अपने, AP बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। हमें सिर्फ AP का मान पता चला है, हमने AB का मान निकालना है। तो आपने पिछली जो प्रमेय की है उसमें क्या समझा, आपने क्या समझा था कि ये जो स्पर्श बिंदु है इसके बराबर 2 भाग करता है, ये समझा था ना हमने पिछली प्रमेय में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर AP 4 है तो AB क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। 4 ये पूरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि P इसके 2 बराबर भाग करता है। तो P से इधर वाला भाग 4 है तो दूसरा भी क्या होगा, तो कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। तो ये प्रमेय से हम इसको कर देंगे, यहाँ पे इधर लिखते हैं हम, क्योंकि AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AP लिख दो, या AP प्लस BP लिख दो, एक ही बात है। समझ गए बात, AP प्लस BP लिख दो तो भी एक ही बात है। तो इसलिए AB का मान क्या आ गया, 2 इंटू AP का कितना निकाला, 4। तो AB बराबर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा तीसरा सवाल है 13.1 अभ्यास का, और ठीक है, ये उतार लो आप। प्रमेय करेंगे 13.3। तो 13.3 प्रमेय में हम देखते हैं कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं एक, ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त के बाहर बिंदु से, वृत्त के बाहर बिंदु से, तो वृत्त के एक बाहर बिंदु ले लिया हमने, P बिंदु ले लिया वृत्त के बाहर, है P बिंदु। अब ये है वृत्त का केंद्र O वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब वृत्त के बाहर बिंदु, ये जो वृत्त के बाहर बिंदु होता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। 1 नंबर का सवाल इस प्रकार का आता ही है, इस वृत्त टॉपिक पर आधारित 1 नंबर का सवाल आता है, प्रश्न आता है। जैसे आपको बताया था मैंने, वृत्त व स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और दूसरा आपको बताया था कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती हैं। तीसरा ये प्रश्न बन रहा है, वृत्त के बाहर बिंदु से
वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? बाहर एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? ये बाहर एक बिंदु है, इससे वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? अधिकतम 2 और न्यूनतम भी 2। बाहर एक बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं अपने, ठीक है। अब देखो भी, आप कहो कि तीसरी नहीं खींच सकते क्या? कैसे खींचेंगे तीसरी? तीसरी जहाँ इस बिंदु से चलेंगे तो यहाँ वृत्त को स्पर्श ही नहीं करेगी। तीसरी वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी। यदि हम ये आकृति बनाते हैं कबीर, ये तीसरी स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आप जैसे मर्जी इसके ऊपर खींच के देख लो, तीसरी स्पर्शिका कहाँ खींचोगे? अब अंदर से जाएगी वो, ठीक है। 2 ही खींच सकते हैं। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सिद्ध करना है वृत्त के बाहर बिंदु से दोनों स्पर्शिकाएं लंबाई में क्या होती हैं? बराबर सिद्ध करनी है। ये होगी वृत्त की त्रिज्या। केंद्र को हम यहाँ मिलाएंगे परिधि से, यहाँ स्पर्शरेखा मिल रही है तो त्रिज्या होगी। यहाँ भी स्पर्शरेखा मिल रही है तो यहाँ भी क्या होगी? एक त्रिज्या होगी। हमने इन दोनों की लंबाई बराबर सिद्ध करनी है। तो एक त्रिज्या होगी OQ और एक त्रिज्या होगी OR। 2 त्रिज्याएं होगी हमारी। अब हम देखते हैं दिया क्या हुआ है। केंद्र O का एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, सवाल के अंदर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है 2 स्पर्शरेखाएं। कौन कौन सी 2 स्पर्शरेखाएं हैं? 2 स्पर्शरेखाएं हमारे पास PQ व PR। PQ व PR 2 स्पर्शरेखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमने करना है कि ये दोनों स्पर्शरेखा, सिद्ध हमने करना है ये दोनों स्पर्शरेखा, मतलब PQ बराबर है PR। यही लिखा है सवाल में, नियम में क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए दोनों स्पर्शरेखा लंबाई में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इनकी लंबाई बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हम रचना करते हैं। तो रचना क्या करेंगे, ध्यान देना आप। O को Q से तो मिलाया है हमने, O को R से। OQ मिला दिया, OR मिला दिया, व O को किससे मिला देंगे? P से मिला देंगे। OP को मिलाया, ठीक है, मिला दिया। अब जैसे ही मिला दिया तो हमें इस आकृति में क्या नज़र आ रहा है? हमें इस आकृति में 2 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। देखो ध्यान से, 2 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं ना हमें इस आकृति में। हमें इस आकृति में 2 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। अब हमने 2 त्रिभुजों में क्या सिद्ध करना है? हमने 2 त्रिभुजों में सिद्ध करना है PQ और PR। इस ऊपर वाले त्रिभुज की, यहाँ इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में छायांकित त्रिभुज में PQ भुजा और जो छायांकित त्रिभुज नहीं है उसमें PR भुजा। दोनों त्रिभुज की संगत भुजा बराबर सिद्ध करनी है हमने। और जब किन्हीं 2 त्रिभुजों की भुजा बराबर सिद्ध करनी हो ना, तो उन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होता है? सर्वांगसम करना होता है। उन दोनों त्रिभुजों को क्या साबित करना होता है? सर्वांगसम। अब इनको सर्वांगसम कैसे करेंगे? तो इसको सर्वांगसम करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसके हल में हम लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी जैसे वृत्त वाली आकृति में हमें नज़र आए स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक परिधि पर एक ही बिंदु पर जब मिले ना, तब एक प्रमेय लिखनी ही पड़ेगी अपने को। कौन सी प्रमेय है वो? ये देखो, PQ और OQ। OQ त्रिज्या है, PQ क्या है? स्पर्श रेखा है। दोनों मिल रही हैं तो हरिंदर बताएगा कौन सी त्रिज्या प्रमेय हो जाएगी, ये नियम कौन सा हो जाएगा जो लिखना है हमने। स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक ही बिंदु पर मिले तो कौन सा नियम होता है? स्पर्श रेखा और बिंदु। हाँ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक ही बिंदु पर मिले तो कौन सा नियम होता है, वो बोलें आप। तो जैसे हरिंदर ने बताया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो दोनों P से Q और O से Q दोनों कहाँ मिल रहे हैं? Q पर मिल रहे हैं। तो दोनों का क्या संबंध हो गया, क्या रिश्तेदारी होगी? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है तो हम यहाँ पर मैं लिख देते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा उसी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है।
उसी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, लंब होने का मतलब है इसलिए, क्योंकि लंब होती है इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लंब का मतलब है यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 का। ये जो लाइन है ना, इस पूरे का अर्थ है कि जहाँ पे दोनों मिलती है ना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90। इस लाइन का अर्थ है ये, समझ गए बात आप। स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिल रहे हैं क्यों पर, तो इस ये जो लाइन लिख दी हमने कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इस लाइन का अर्थ है कि जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का। कोण क्यू भी 90 का है, और ये देखो नीचे भी ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है। ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है। दोनों आर पर मिल रहे हैं, दोनों परिधि के एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इन दोनों का क्या संबंध है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या है, लंब है। मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। मतलब कोण क्यू भी 90 का है और कोण आर भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब अपने ये लिखने के बाद अब हमें क्या नज़र आ रहे हैं, दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज हैं हमारे, त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में, इन दोनों में क्या संबंध है, ओ क्यू पी और ओ आर पी में क्या संबंध है। दोनों त्रिभुज हैं हमारे पास, इनकी एक दीवार साझी है। ये रही, जैसे दो रूम होते हैं, दो कमरे होते हैं, दोनों की एक दीवार साझी हो सकती है ना, वैसे ही इन दोनों त्रिभुजों की एक दीवार साझी है। जो दीवार साझी है वो तो बराबर ही होगी आपस में। ठीक है, अब इसको सर्वांगसम करना है दोनों त्रिभुजों को, तो सांकेतिक रूप सही होने चाहिए अपने। ऐसे तो कोई भी आगे पीछे भुजा बराबर कर दो, सर्वांगसम कर दो, सवाल हो गया, लेकिन उसके ऊपर राउंड लग जाएगा, काटा लग जाएगा। तो सांकेतिक रूप देखो कैसे होते हैं। ओ क्यू, देखो इस त्रिभुज की ओ क्यू भुजा कौन से की है ना, ये त्रिभुज ऊपर छायांकित त्रिभुज की ओ क्यू भुजा, ये पहले दो बिंदु से बनी ना भुजा, आगे भी देखो ओ आर भुजा, क्या आपस में बराबर है, चेक कर लो क्या आपस में क्या है, बराबर हैं। देखो ओ क्यू बराबर है ओ आर, ओ क्यू छायांकित त्रिभुज की भुजा है जिसमें छायांकित किया हुआ है हमने, और ओ आर दूसरे त्रिभुज की भुजा है, तो दोनों ही संगत भुजा होगी। देखो पहले दो बिंदुओं से ओ क्यू, पहले दो बिंदुओं से ओ आर, तो इसका मतलब ओ क्यू बराबर है ओ आर। क्यों बराबर है, हमने तो कह दिया बराबर है। क्यों बराबर है भैया हरिंदर, बताओ क्यों बराबर है, ओ से क्यू और ओ से आर क्यों बराबर है। नहीं बेटा, इसलिए बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखो ओ को क्यू से मिलाया, परिधि से मिलाया तो त्रिज्या है, ओ को आर से मिलाया तो परिधि से मिला, ये भी क्या है, त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं कारण हम, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यहाँ लिख दें एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अरे एक ही वृत्त में, ये वृत्त है ना, इसमें एक ही वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं हैं, जितनी भी त्रिज्या बनाओगे वो सारी लंबाई में क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ गए बात हरिंदर, ठीक है, लंबाई में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए दोनों बराबर है। उसके बाद देखो यहाँ अपन लिखेंगे कोण क्यू बराबर है कोण आर, बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। इस त्रिभुज छायांकित त्रिभुज का कोण क्यू और जो छायांकित नहीं है त्रिभुज उसका कोण आर आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर हैं आपस में, क्यों बराबर हैं आपस में, 90 डिग्री है भाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्यों 90 है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या लंब हो गया तो ये 90 हो गया, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या लंब हो गया तो 90 हो गया। ये हम यहाँ कर चुके हैं। क्यू और आर 90 डिग्री है, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्यू और आर देखो सांकेतिक रूप में, देखो क्यू बीच में है और आर भी क्या है, बीच में, दोनों कोण बराबर हैं। अब देखना, अब हम यहाँ लिखेंगे ओ पी बराबर है ओ पी, यहाँ लिखते हैं ओ पी बराबर है ओ पी। क्यों भाई, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ समझते हो आप, उभयनिष्ठ का मतलब होता है साझा, साझा। देखो क्या ओपी इस ऊपर वाले छायांकित त्रिभुज में ओपी भुजा है, तो नीचे वाले में भी तो ओपी भुजा है ना, तीसरी, तीसरी भुजा कौन सी है, ओपी तो हुई दोनों की। इस ऊपर वाले त्रिभुज की दो भुजाएं तो ये होगी, एक स्पर्श रेखा एक त्रिज्या, तीसरी कौन सी हुई, ओपी। और नीचे वाले त्रिभुज की दो भुजाएं तो होगी त्रिज्या और स्पर्श रेखा, है ना, होगी ना।
तो तीसरी भुजा क्या हुई, OP। दोनों की OP साझी है दोनों त्रिभुजों की, तो इसका मतलब 3 शर्त पूरी होगी हमारी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OQP सर्वांगसम है। त्रिभुज ORP कौन से नियम से है, जब एक कोण 90 डिग्री हो दोनों त्रिभुज का, और उसके सामने 90 के सामने OP भुजा, यहाँ भी 90 के सामने कौन सी भुजा है, OP, और दोनों 90 के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जब 90 के सामने की दोनों त्रिभुजों की 90 के सामने की भुजा आपस में बराबर हो ना, OP बराबर है आपस में, तो कर्ण बराबर हो गया, और एक ये OR बराबर हो गया। तो इसे RHS नियम से लिखते हैं, RHS नियम बोलते हैं। तो सर्वांगसम हो गए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सर्वागसम। सर्वागसम त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है, तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं दोनों, इसकी भुजा PQ बराबर है नीचे वाले त्रिभुज की भुजा PR। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ मैं। इसमें देखो हमने ये आकृति बनाई, बाहर बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं बनाई, तो हमने देखा कि वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्शरेखा ये त्रिज्या लंब होगी आपस में, यहाँ 90 का कोण बन गया, क्या वो 90 डिग्री हो गया। ये नीचे भी स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है, दोनों लंब होगी, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 का। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम 2 त्रिभुज लेंगे, एक ये ऊपर वाला छायांकित और एक ये त्रिभुज लेंगे। दोनों त्रिभुज में हमने देखा OQ भुजा और OR भुजा आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, इसलिए बराबर हैं। उसके बाद हमने देखा कोण Q बराबर है कोण R के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री साबित कर चुके हैं अपने। उसके बाद हमने देखा OP भुजा ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, OP भुजा नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तीसरी भुजा उभयनिष्ठ है, साझी है। तो 3 शर्त पूरी होगी सर्वांगसम करने के लिए, ठीक है। तो कौन से नियम से सर्वांगसम हो गया, RHS नियम से हो गया। सर्वांगसम का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, क्षेत्रफल और एरिया बराबर हो, परिमाप और वो क्षेत्रफल बराबर हो, उसे सर्वांगसम बोलते हैं। आकार भी, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब इसकी ये संगत भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। यही हमने बराबर सिद्ध करना था, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या किया, सर्वांगसम किया। तो ये प्रमेय कर लो आप। पहली प्रमेय है हमारी 13.1। तो 13.1 प्रमेय है, प्रमेय 13.1 ये करेंगे। तो इसमें लिखना है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा। ये हमारा नियम है, एक प्रमेय का मतलब नियम हो गया। सिद्ध कीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा उसी वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की स्पर्श रेखा उसी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने सिद्ध करना है, ये हमारा नियम है, प्रमेय है। तो वृत्त की स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये हमने सिद्ध भी करना है और ये हमारा नियम भी है। तो सबसे पहले हम जब इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले देखना है कि हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, वृत्त लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से हमने वृत्त बना दिया, बनाया वृत्त हमने, क्योंकि वृत्त लिखा था, हमने वृत्त बना लिया। अब ये हो गया वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है, मतलब इस लाइन में, इस नियम में क्या दे रखा है हमें, इस ये जो नियम है हमारा, प्रमेय का मतलब होता है एक सूत्र ही होता है, एक तरह का ये एक नियम होता है। इसको हमेशा दिमाग में रखना है, ये हमारे काम आएगा। कब काम आएगा, जहाँ पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में मिलेंगे ना, वहाँ हमने ये लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है, हमने लिख दिया। अब वृत्त को किससे पढ़ते हैं, उसके केंद्र से पढ़ते हैं। तो हम लिख देंगे दिया है केंद्र O का एक वृत्त,
एक वृत्त, ये दिया हुआ है वृत्त, केंद्र O का एक वृत्त, ये केंद्र O है, इसका एक वृत्त दिया हुआ है। ये हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसके बाद फिर बात किसकी की है? स्पर्श रेखा की। अब बात किसकी की है? स्पर्श रेखा की। अब इसका मतलब एक स्पर्श रेखा भी दे रखी है, तो स्पर्श रेखा क्या दे रखी है देखते हैं अपने। ऐसे स्पर्श करता हुआ एक रेखा निकल रही है, तो ये होगी स्पर्श रेखा, इसको XY से लिख लेते हैं। जो वृत्त को बाहर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकलती है, गुजरती है, उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं वृत्त की। तो XY स्पर्श रेखा दी हुई है, XY ये भी दे रखा है स्पर्श रेखा, हमने नाम लिख दिया उसका स्पर्श रेखा, ये दे रखा है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, ये सिद्ध करना है। और लंब का अर्थ मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या की बात हो रही है ना, और आगे किसकी बात हो रही है? लंब की। मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ पे टी मिलते हैं वहाँ क्या बनाते हैं? टी बनाते हैं। टी बनाने का अर्थ है कि दोनों ओर कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 का हो गया। समझ गया आप? ऐसे टी बनाते हैं तो दोनों ओर कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ हमने बना दी त्रिज्या, ये हो गया स्पर्श बिंदु, हो गया स्पर्श बिंदु। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ये दे रखा था, अब लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमने वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब यहाँ पे दोनों मिलती हैं, कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ये सिद्ध करना है हमने। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? रचना करेंगे हम इसके लिए। अब हम रचना करेंगे, तो रचना है हमारी, रचना में हम क्या लिखेंगे? हमने इस स्पर्श रेखा के ऊपर बिंदु लिए हैं। कितने बिंदु लिए हैं हमने स्पर्श रेखा के ऊपर? एक तो P बिंदु हो गया स्पर्श रेखा के ऊपर बिंदु, स्पर्श वाला बिंदु हो गया। एक हमने ले लिया Q, एक हमने ले लिया R। हमने स्पर्श रेखा के ऊपर 3 बिंदु लिए। हमने स्पर्श रेखा के ऊपर कितने बिंदु लिए हैं? 3 बिंदु। कौन कौन से? P, Q और R। देखो एक ही स्पर्श रेखा के ऊपर 3 बिंदु रखे हैं ना हमने, तो P, Q और R रखे हैं। अब हम इनको मिला देते हैं केंद्र से। O केंद्र है वृत्त का, O को P से मिलाया, OP को मिलाया, फिर O को किससे मिला दिया? Q से मिला दिया। O को किससे मिला दिया? Q से मिला दिया। फिर O को किससे मिला दिया हमने? R से। OR को मिलाया। मिला दिया हमने। अब देखो ऐसे मिलाने के बाद हमने क्या करना है? O को P से मिलाया, O को Q से मिलाया और O को R से मिलाया है। तो तीनों बिंदु मिला दिए। अब हम यहाँ इसका हल करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो आप, यहाँ हम लिखते हैं OQ और OR, यहाँ लिखेंगे हम OQ व OR वृत्त की परिधि के बाहर स्थित है। O, Q व OR वृत्त की परिधि के बाहर स्थित हैं। देख लो बाहर है। OP वृत्त की परिधि के ऊपर है, O को P से मिलाएंगे वृत्त की परिधि के ऊपर है ये लाइन। O को Q से मिलाया, ये वृत्त की परिधि के बाहर जा रहा है ना। देखो आप, परिधि यहाँ तक की है, ये देखो ये परिधि है, ये जो गोल घेरा है ये परिधि है, इसके बाहर जा रही है ना ये लाइन, और ये भी इस लाइन परिधि के क्या जा रही है? बाहर, OR भी। तो इसका ये सीधा सीधा अर्थ हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम कह सकते हैं कि OQ, ये गणितीय भाषा में हम बड़ा है, बड़ा है हिंदी में लिखते हैं ना, बड़ा है। तो OQ बड़ा है, किससे बड़ा है? OP से। ठीक है, उसके बाद OR भी बड़ा है, किससे बड़ा है? OP से। मतलब अगर ये वृत्त की परिधि के बाहर हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया ये दोनों लाइनें OP से क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो इस आकृति में आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, 3 रेखाखंड नज़र आ रहे हैं, एक OP, एक OQ और एक OR। तो
आप देखो कि इनमें से दो तो परिधि के बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब जो दोनों परिधि के बाहर जा रही हैं वो दोनों ओपी से क्या होंगी, बड़ी होंगी। ओपी से क्या होंगी, दोनों बड़ी होंगी। तो दोनों ओपी से क्या है, बड़ी हैं। ओ क्यू भी, ये जो ओ क्यू लाइन है ये भी ओपी से बड़ा है, और ओ आर लाइन भी ओपी से क्या है, बड़ा है। इससे स्पष्ट हो गया कि ये दोनों ओपी से क्या है, बड़े हैं। अब देखो आगे हम क्या करेंगे इसमें। अब हम लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मेन बात है जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, याद रखना है। वृत्त की स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं की तुलना वृत्त की स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं की तुलना ओपी क्या है, वृत्त की केंद्र से स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी है। तो हमने ये देखो ये लिखना है, वृत्त की स्पर्श रेखा के अन्य बिंदुओं की तुलना ओपी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की क्या है, न्यूनतम दूरी है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं, अतः एक्स वाई लंब है ओपी। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये मैं बता देता हूँ पूरा। अब हम देखेंगे कि स्पर्श रेखा, यहाँ हमने लिख दिया एक्स वाई स्पर्श रेखा लंब है ओपी। तो क्यों है लंब, क्योंकि वृत्त की अन्य जितने भी बिंदु हैं, ये जो रेखाखंड बने हैं ये सारे रेखाखंड ओपी से क्या हैं, बड़े हैं। और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है, केंद्र से सबसे न्यूनतम दूरी वाली रेखा के ऊपर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा एक्स वाई केंद्र से कौन सी दूरी जो है न्यूनतम है, ओ क्यू न्यूनतम है, ओ आर न्यूनतम है, या ओ पी न्यूनतम है। तो न्यूनतम कौन सी है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, ओ आर भी बड़ा है ओ पी से। इसका मतलब न्यूनतम क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की सबसे कम दूरी क्या होती है, त्रिज्या ही होती है। इसीलिए स्पर्श रेखा त्रिज्या के ऊपर क्या है, लंब है। त्रिज्या के ऊपर क्या है, लंब है। तो इसको आपने कर लेना है, उतार लेना है सवाल को।